हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका की। पर फिलहाल इसका मामला है क्या वर्तमान में? तो देखिए, दरअसल एक केस जो आमतौर पे आप लोग आजकल देख रहे हैं वो है निठारी केस, और निठारी केस के जो मुख्य व्यक्ति थे उनको फिलहाल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन ये था कि मामला तो बहुत गंभीर था, लेकिन इस गंभीर मामले के बावजूद जब याचिका लगाई गई कोर्ट में, और वो याचिका थी उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन, तो क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को बरी कर दिया गया, जिस व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र कोहली। अब यहां देखने वाली बात यह है कि सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ रहे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से आगे बढ़ी। आइए सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं कि क्यों खास होती है क्यूरेटिव पिटीशन। तो देखिए, फिलहाल भारतीय न्यायपालिका में उपचारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक असाधारण और अंतिम कानूनी उपाय है। तो ये कुछ खास बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद रखनी होगी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत काम आती है। तो विकसित किस प्रकार की गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको विकसित किया गया, यानी कि कहीं पर भी आपको संविधान में या किसी खास कानून में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको परिस्थितियों के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार इसको विकसित किया, और ये एक असाधारण स्थिति में आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है, और ये अंतिम कानूनी उपाय है। अंतिम कानूनी उपाय का मतलब यह है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ जाए और अंतिम निर्णय के बाद अगर आप समीक्षा याचिका लगाते हो तो समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया जाए। ये दो स्थितियां होना जरूरी है, तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन का यूज कर सकते हो, वरना इसका यूज नहीं कर सकते। अगर आपके मामले में फैसला आ चुका है और फैसला आ जाने का आपने रिव्यू करने के लिए कोर्ट को बोल दिया, और रिव्यू करने के बावजूद जो स्थिति थी यहां पर कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, कहा है कि रिव्यू पिटीशन हम नहीं देख रहे हैं, तब लास्ट में जाकर आप लगा सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। और उस दौरान मेन मामला होता है किसी गंभीर त्रुटि को सुधारना, और उसी के लिए ये एक उपाय के मामले में उपलब्ध होता है, अन्यथा नहीं। अब यही पहलू आपको समझना है कि किस प्रकार से ये हर एक व्यक्ति को मदद कर सकती है अलग अलग पहलुओं में, और गंभीर परिस्थितियों में कैसे ये न्यायपालिका को अपनी गलती सुधारने का ही एक मौका देती है। तो इससे जुड़े हुए खास पहलू में पहले समझते हैं इसकी परिभाषा। तो क्यूरेटिव पिटीशन की परिभाषा क्या है? तो यहां पता लगता है कि यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपने ही अंतिम निर्णय में हुई किसी गंभीर भूल, न्याय का हनन या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति को सुधारता है। तो देखो, जनरली एक खास बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, जो न्याय कर रहे हैं, वो न्यायाधीश है, और न्यायाधीश भी इंसान ही होते हैं और वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो इस दौरान जब कभी भी किसी को ऐसा महसूस होता है कि मामले में गलती हुई है, और गलती किस प्रकार की, अगर कोई गंभीर भूल हो चुकी है कोर्ट से, या फिर न्याय का हनन हुआ है व्यक्ति के मामले में, या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, ये कुछ ऐसे आधार होते हैं जो क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, और इसी के आधार पर आप अपनी क्यूरेटिव पिटीशन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मामलों में न्याय की मांग कर सकते हैं। तो ये न्यायालय की स्व सुधार तंत्र के सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि न्यायालय खुद से ही अपने पहलुओं को स्वीकारता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मामले में कुछ गलती हो गई है तो गलती में मिली हुई सजा या जो भी निर्णय है उसे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। तो ये अस्तित्व में कैसे आई है? तो देखिए, दरअसल इसका अस्तित्व में आने की घटना मानी जाती है 2002 में सुप्रीम कोर्ट की परिस्थितियां। दरअसल 2002 में सुप्रीम कोर्ट एक मामले में सुनवाई कर रही थी, तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को सभी के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन का आप यूज कर सकते हैं अगर लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां हैं या कुछ चूक हो गई है या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया। तो उसके बाद ये कोर्ट ने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और कोर्ट ने बताया कि कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हर मामले में इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ खास मामलों में, कुछ खास परिस्थितियों में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तब आपको यह लगता है कि न्यायाधीश की संभावित पक्षपातपूर्ण भूमिका रही है, तो पक्षपात की स्थिति में आप चीजों को प्रस्तुत कर सकते हो। इसके अलावा साक्ष्यों के मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि आपको लगती है, तो वहां पर भी यह मामला आ सकता है सामने। या फिर इसके अलावा न्याय का कहीं पर आपको स्पष्ट हनन देखने को मिलता है, तो उस वाली परिस्थिति में भी आप क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल कर सकते हो। इस दौरान जब कभी भी क्यूरेटिव पिटीशन न्यायपालिका में पहुंचती है तो इस दौरान इसकी प्रक्रिया क्या रहती है और सुनवाई कैसे की जाती है, जरा ये बात भी समझिए। तो देखिए, जब कभी भी क्यूरेटिव पिटीशन पहुंचती है तो इस दौरान इसकी सुनवाई की जाती है सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा जो बाकी 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो सभी बैठते हैं और सुनवाई करते हैं। इसके अलावा एक और जज यहाँ ऐड हो सकते हैं, और ये वो जज होते हैं जिन्होंने मूल निर्णय दिया होता है, यानी कि जो सबसे पहला ओरिजिनल वर्डिक्ट आता है इस मामले में, अगर वो न्यायाधीश मौजूद हैं, व्यवस्था में हैं, जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में
उनको भी बुलाया जाता है कि आइए आप भी जरा बैठिए और चीज़ों में सहयोग कीजिए कि किस आधार पर आपने मूल फैसला दिया था और मदद कीजिए कोर्ट की कि हम लोग न्याय कर सके। जब कभी भी किसी को क्यूरेटिव पिटीशन लगानी होती है तो इसे लगाने के लिए एक खास हलफनामा यानी कि एफिडेविट के साथ ऐड किया जाता है, अदरवाइज आप नहीं प्रस्तुत कर सकते। तो एफिडेविट लगा करके ही आप क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल करते हैं और ये कोर्ट में सीलबंद लिफाफे के तहत दी जाती है, यानी कि ओपनली नहीं, बिल्कुल सील बंद होती है और वहां पता होता है कोर्ट को कि ये क्यूरेटिव पिटीशन आई है। तो इस दौरान जब कभी भी क्यूरेटिव पिटीशन लगाते हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इस दौरान ये खास स्थिति ये होती है कि अदालत अपने द्वारा दिए गए पिछले निर्णय को पूरी तरह से बदल सकता है। तो न्याय की जो स्थिति होती है उस प्रकार सामने आती है कि कोर्ट अपने ही फैसले को बदलने की शक्ति यहां रखता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कोर्ट याचिका को खारिज भी कर दे, यह भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर कोर्ट को कुछ पॉइंट यहां नहीं मिलता चीजों की सुनवाई करने के लिए तो इस दौरान ये चीजें नहीं आगे बढ़ सकती। इसके अलावा अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही सफल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि निठारी केस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां पर स्वीकार भी किया गया और व्यक्ति को बरी भी किया गया। तो देखिए, दरअसल ये मामला बहुत गंभीर था और हत्या का, किडनैपिंग का, ये सारे पहलू जुड़े हुए थे यहाँ पर। लेकिन दरअसल सारे के सारे जितने भी सबूत थे वो सारे सबूत व्यक्ति के खिलाफ भी थे। पर गड़बड़ कहाँ हुई? तो दरअसल गड़बड़ हुई न्यायपालिका की सुनवाई में, और जब सुनवाई की जा रही थी तो अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए और यहां इस व्यक्ति ने इसी बात का फायदा उठाया और कोर्ट को बताया कि देखिए, जब सारे सबूत एक से हैं तो फिर भी क्यों न्यायपालिका में अलग अलग निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं और अलग अलग बातें क्यों पता चल रही है। अगर न्याय है, सबूत सेम है, तो बातें भी सेम होनी चाहिए थी, चीजें क्यों बदल रही हैं? तो बस इसी का ही आधार बनाया गया मेनली, और इसी के आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन लगी और व्यक्ति को उसके पक्ष में यहां पर फैसला मिल भी गया। तो खास उद्देश्य क्यूरेटिव पिटीशन लगाने का दरअसल ये होता है कि जब कभी भी कोई गंभीर न्यायिक भूल दिखे तो उसको आप सुधार सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से, ताकि जो न्याय का सिद्धांत है वो पूरा हो सके। न्याय का मतलब ये नहीं कि आपने फैसला दे दिया काम खत्म हो गया। न्याय का मतलब ये होता है कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो दोषी है उसको सजा मिले और व्यक्ति जो पीड़ित है उसका न्याय हो। पर यहाँ ये भी जरूरी है कि जो निर्दोष है उसके साथ में कोई भी गलत व्यवहार या उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर इस दौरान किसी का में ऐसा होता है तो फिर यह भी न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन ही है। तो गंभीर न्याय की भूल को सुधार सकते हैं, न्याय के अंतिम अवसर को सुनिश्चित कर सकते हैं इस दौरान इस पिटीशन के माध्यम से। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा भी आप यहां पर कर सकते हैं और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बनाए रखना भी यहां पर जरूरी होता है। तो उसके लिए भी इस पिटीशन को अपनाया जा सकता है। तो ये इसको इस्तेमाल करने के खास उद्देश्य सामने रहते हैं। बातें क्लियर है ये वाली भी सभी को? तो इन वाली बातों के साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं महत्व पे भी कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है। उद्देश्य तो समझ में आ गया, इसको लगाए जाने का कोई खास महत्व ये है कि दरअसल ये कोर्ट के मामले में एक अंतिम सुरक्षा कवच होता है, यानी कि आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप खुद को यहाँ पर सेव कर सकते हैं या न्याय की तरफ एक और कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं, दोबारा चीजों को सोच सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आत्म संशोधन की क्षमता को दिखाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों को सुधार सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर न्यायपालिका की व्यवस्था में कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक मौका मिलता है कि हमने जो फैसला दिया उसको सुधारा जा सके। इसके साथ ही मानवाधिकार, मृत्युदंड या संवेदनशील मामलों में एक आखिरी उम्मीद भी ये क्यूरेटिव पिटीशन ही जगाती है और इसके अलावा गलतियों को सुधारने का महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है। तो ये इसका खास महत्व है, जरूरी चीजें हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है क्यूरेटिव पिटीशन का, जो आप लोग को पता होना चाहिए। और जब इतना कुछ समझ में आ गया तो लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट भी जरूर करके जाइएगा। एक अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोग को मदद कर सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये उपचारात्मक याचिका के मामले में ही है, ये वाली चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं हम लोग, जरूरी पहलू है। इसके अलावा आप लोग के लिए स्टडी आईक्यू में चल रही है यूपीएससी लर्नर्स डे सेल, जहां आप लोग केएल लाइव कोड अगर यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा बहुत ही बड़ा डिस्काउंट। और ये 2026 का एसआईपी कोर्स है, जहां आप लोग को 2026 के प्रीलिम्स को क्रैक करने में पूरी मदद दी जा रही है और फिलहाल फीस है बहुत ज्यादा कम, तो बेस्ट डिस्काउंट कोड आप लोग के लिए केएल लाइव है। और सेम कोड आप यूज कर सकते हैं 2027 का P2I बैच ज्वाइन करने के लिए भी। अगर आप केएल लाइव कोड यहाँ ज्वाइन करते हैं तो इस दौरान आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ साथ आप लोग को पूरी तैयारी यूपीएससी की करवाई जाएगी स्टडी आईक्यू के द्वारा। और बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और क्यूआर कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां पीडीएफ और बाकी डिस्कशन के थ्रू आप हमारी चीजों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी शेयर जरूर करना है और बिना लाइक किए नहीं जाना, और बने रहना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।